रहीम 12th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 22 का आज हमारा 5वां लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी मल्टीपल अलील्स, उसकी एक एग्जांपल दी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड देन देयर इज आरएच फैक्टर। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे हमने थोड़ी सी इसकी हिंट ली हुई है और ऑलरेडी इसको 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं। तो हम आज जो बात करेंगे, देखिए आपने पहले एक बात की थी कि अ जीन कैन हैव डिफरेंट शक्लें, डिफरेंट फॉर्म्स। इफ आई से दैट दिस इज अ जीन मार्कर एंड देन दैट मार्कर हैज द टू फॉर्म्स ग्रीन एंड ब्लू। सिमिलरली इसका मतलब है कि इस जीन की दो अलील्स हैं जो इस जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। हो सकता है म्यूटेशन ने, असल में जीन ये हो और म्यूटेशन ने उसकी एक कॉपी को ऐसा बना दिया हो, जिसको हम कहते हैं एक जीन की दो शक्लें, दो अलील्स। बट अ जीन कैन हैव मोर देन 300 अप टू 300 उसकी डिफरेंट शक्लें भी हो सकती हैं जो बार बार चेंज होता रहे। और ये तो 4 हो गई, इसी तरह जीन की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मैंने कहा था मेंडल के कवानीन तब अप्लाई होते हैं जब सिर्फ एक जीन की दो अलील्स हों, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। तो वो वाली सारी स्टोरी वहां तक खत्म हो गई। बट अ जीन विच हैज मोर देन 2 alleles, more than 2 different forms is called as multi-allelic या polyallelic genes, and those genes are called as multiple, those alleles are called as multiple alleles। सही है, हम कहेंगे more than 1 more than 2, so 1 pair या 2 alternative forms of a gene are called as multiple alleles। and Mendel laws यहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अप्लाई नहीं होते। तो अब हम जो देखेंगे, अब हम इसके बाद जितने भी ब्लड जो पढ़ेंगे, जो चीज़ें पढ़ेंगे, उनमें हम मल्टीपल अलील्स की ही बात करेंगे तकरीबन, जो चैप्टर के एंड से थोड़ा सा पहले तक, ठीक है। जहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन है वहाँ कुछ अलग है। तो अब हम इस सिस्टम को, ये उसकी एक एग्जांपल है कि मल्टीपल अलील्स किस तरह से काम करते हैं। तो उसकी हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। तो ये जो जीन है, फर्ज किया ब्लड ग्रुप का ख़ास तौर पे ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को इनको एक्सप्लेन किया था कार्ल लैंडस्टाइनर। ये एक साइंसदान थे, बड़े अजीम इंसान थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लड ग्रुपों पे रिसर्च की और तकरीबन 29 के करीब ब्लड ग्रुप इन्होंने बाकायदा दरियाफ्त किए, एक्सप्लेन किए। इसकी बुनियाद पे इनको बाकायदा नोबेल प्राइज़ मिला था। 1901 में इन्होंने अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम था, जिसने बहुत सारे इंसानों की अल्लाह के हुक्म से जान बचाई, क्योंकि लोगों को पता लगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप देना है, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं देना। 2 बंदों का ब्लड ग्रुप आपस में रखते थे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उन्हीं दूसरे 2 बंदों का ब्लड ग्रुप आपस में रखते थे, वो क्लम्प हो जाता था। सही है, तो उसको हम आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई वो क्या था, किस तरह था। तो मैं क्या मल्टीपल अलील्स वाले के हिस्से को थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि मेरे पास जगह वाह बच जाए, ठीक है। तो हम ये वाले मार्कर का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। चलो अब हम जो बात करेंगे दैट इज, सबसे पहले शुरू करेंगे इसकी जीनोटाइप से। किस चीज से? पहले हम इसके जीन्स की बात कर लेते हैं। इसका जो जीन है उसका नाम है जीन आई। ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है। देखिएगा क्रोमोसोम 19 तो नहीं है, इट इज 9। क्रोमोसोम नंबर 9 के इंसानों के अंदर ये जीन क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर लगा होता है। इसकी जो शक्लें हैं वो जीन आई की 3 शक्लें हैं। एक जीन आई के अंदर म्यूटेशन आई तो उसकी कैटेगरी रख दी आई ए, दूसरी आई बी और तीसरी आई स्मॉल आई। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसको कैपिटल आई ए और आई बी क्यों रखा है? क्यों? क्योंकि ये आपस में इन जो मैंने आपको डोमिनेंस रिलेशनशिप्स पढ़ाई थे कल के लेक्चर में, उसके अंदर आपको मैंने को डोमिनेंस पढ़ाया था। तो ये जो दोनों अलील्स हैं ये आपस में को डोमिनेंट है। कैसे पता लगा? जब हमने इसके रिजल्ट्स देखे, ठीक है। और जो ये अलील है ये क्या है? रिसेसिव टू बोथ ऑफ देम। सिंपल सी बात है। इसका मतलब है इस जीन की 2 से ज्यादा शक्लें हैं, यानी 3 है। सिंपलेस्ट है जीन, बड़ा आसान है। तो जीन आई को ही हम आगे लेके चलने वाले हैं, सही है।
एक बात आपने ये याद रखनी है, ये वाले पॉइंट को आपको समझ आ गया। अब आप इसको छोड़ें और इस साइड पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़े मेरे से। उस कॉन्सेप्ट का नाम है एंटीजन। क्या होता है एंटीजन? एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि एनी सब्सटेंस, एनी फॉरेन डिटेक्टेबल, क्या चीज? एनी फॉरेन डिटेक्टेबल। इसका मतलब ये होता है, यानी बेसिकली एंटीजन का लफ्ज इस्तेमाल होता था बैक्टीरिया के ऊपर। कुछ खास प्रोटीन्स होती हैं, कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने गिर्द इम्यून रिस्पांस क्रिएट करवाते हैं। यानी जैसे ही वो बैक्टीरिया मेंटर होता है, बॉडी समझती है ये बैज इसके ऊपर कोई और लगा हुआ है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो लिहाजा बॉडी उसके खिलाफ डिफेंस बनाना शुरू कर देती है। वहां से इस लफ्ज की बुनियाद रखी एंटीजन। समझ आई बात की? एनी फॉरेन डिटेक्टेबल, इसकी एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, कल परसों भी दी है कि जो फर्ज किया यहाँ 100 स्टूडेंट्स आ रहे हूँ किसी स्कूल के अंदर एंटर होने के लिए, सबकी ब्लैक पैंट वाइट शर्ट हो और उनकी यहाँ रेड टाई हो, लेकिन यहाँ एक रेड कलर का उनकी जेब के ऊपर कॉलेज स्कूल का बैच लगा हो, ठीक है, और एक वो सारी लाइन आ रही हो तो कोई उसको रोकेगा नहीं, बच्चे चलते जाएंगे, चाहे किसी की शक्ल से कोई किसी को पहचानता है कि नहीं पहचानता। लेकिन अगर एक बच्चे की वो यहीं पे वो सारा कुछ सेम हो लेकिन ग्रीन कलर का बैच लगा हो तो उसको साइड पे कर लेंगे कि आप हमारे स्कूल के नहीं है और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दैट बैच इज कॉल्ड एज एंटीजन, जो कि बॉडी को डिफाइन कराए कि ये बाहर से आई है। सही है। आरबीसी की सरफेस के ऊपर भी कुछ एंटीजन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं विच कैन प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट देमसेल्व्स। सीधी सी बात है। सही है, ये आपको आइडिया हो गया। एक और बात याद रखिएगा, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन होगा वही बंदे का ब्लड ग्रुप होगा। इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करता हूं मैं अभी आपके बारे में। एक चीज बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी कहते हैं वो डिफेंस, वो आगे से जो बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ जो प्रोटीन बनाती है, जो डिफेंस बनाते हैं, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। वो उस एंटीजन को जाके क्लम्प कर लेता है, पकड़ लेता है और उसे कहता है हिल के दिखा यहां से। समझ आ गई बात की? तो उसे कहते हैं एंटीबॉडी। सही है। एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाती है बॉडी के डिफेंस से, यानी बॉडी के अंदर से। जो आपने पढ़ा हुआ है बी लिम्फोसाइट्स की एक टाइप है प्लाज्मा सेल्स, वो बनाते हैं। ये पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की आखिरी चैप्टर की इम्यूनिटी के अंदर। सही है जी। तो आपने फर्स्ट ईयर मुझसे पढ़ी है? हाँ, तो पढ़ा ही होगा। सही है। तो ये बात आ गई एंटीबॉडी और एंटीजन का, आपको समझ आ गया। याद रखना, जहां एंटीजन हो और उसी के खिलाफ वाली एंटीबॉडी आ जाए, वहां एक रिएक्शन होता है जिसे एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम ऐसे कहते हैं, एंटीजन प्लस स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज इक्वल टू एग्लूटिनेशन। मतलब वो एंटीजन उस एंटीबॉडी उस एंटीजन वाले आरबीसीज को पकड़ के खड़ी हो जाती है और उसे क्लम्प कर लेती है, और वो आरबीसी आगे किसी काम करने के काबिल नहीं रहता। वो वावा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्लम्प्स से बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया एंटीजन और एंटीबॉडी का? सही है भाई, इसमें कोई मसला है? अब हम वापस उस बात पे चलते हैं। तो जिस बंदे का ब्लड के अंदर कैपिटल जीन IA हो, और आपको पता है ना कैपिटल IA और IB दो, वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय कम से कम वन पेयर ऑफ जीन्स। तो इस फर्ज किया मैं यहां लिख देता हूं जीनोटाइप। सही है, जीनोटाइप लिखता हूं तो यहां लिख देता हूं इस बंदे के अंदर एंटीजन कौन सा होगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। बस ये आपको समझाना है मुझे। अच्छा, ब्लड ग्रुप से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं। ब्लड ग्रुप लिख देता हूं और यहां एंटीबॉडी भी लिख देता हूं। ये एक मैं आपके सामने टेबल बनाता हूं। एक बंदा है, उसके अंदर IA है और दूसरा है IA या फिर IA स्मॉल i। इस बंदे के अंदर एंटीजन कौन सा होगा? मैंने आपको कहा था IA जो जीन है ना, ये कोड्स फॉर एंटीजन A। सही है। IB कोड्स फॉर एंटीजन B, स्मॉल i कोड्स फॉर नथिंग, नो एंटीजन एट ऑल। समझ आ गई जनाब बात की? अच्छा, अब क्या हुआ, ये आपको पता है IA डोमिनेंट है, स्मॉल i होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्मॉल i जब दोनों स्मॉल i होंगे तब फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो IA वाले बंदे में एंटीजन कौन सा होना चाहिए? A।
इसका ब्लड ग्रुप क्या होना, जोन सा एंटीजन हो वही ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन याद रखना जो एंटीजन ना हो ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीजन कहां होता है, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर लगा हुआ, एंटीबॉडी सरफेस पे नहीं लगी होती। एंटीबॉडी खून के प्लाज्मा के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, आपको ब्लड का पता है, ब्लड में कितने परसेंट वाटर होता है, ब्लड में कितने परसेंट सेल्स होते हैं, 45%। और प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55%, पता है ना। और उस प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा और सीरम में क्या फर्क है, नहीं, प्लाज्मा और सीरम में सिर्फ एक फर्क है कि अगर प्लाज्मा में से हम फिब्रिनोजिन निकाल दें, ये एक प्रोटीन होती है जो खून को जमाती है, इसको निकाल दे तो जो बाकी चीज बचती है उसे क्या कहते हैं, सीरम। आमतौर पे अगर ब्लड को रख देना तो जो फिब्रिनोजिन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है और वो इस्तेमाल हो जाती है खून को जमाने में, तो जो बाकी चीज बचती है वो सीरम कहलाता है। नहीं समझ आई, देखो आपने क्या करना था, आपने पहले आरबीसी सेंट्रीफ्यूज करके आरबीसीज निकाले, वो फिब्रिनोजिन को भी तो निकालना है। जब आपने ब्लड लिया, समझ रहे हो ना, ब्लड लिया, उसको जमने से बचाया और उस ब्लड को आपने सेंट्रीफ्यूज करके नीचे बिठा लिया, वो तो हो गया सेल्स, और जो बाकी ऊपर बचा वो क्या है, प्लाज्मा। लेकिन अगर आपने ब्लड लिया और उसको खुले में रख दिया सिरिंज के अंदर या बाहर ओपन में, वो ब्लड गया जम, उसको जमाया किसने, फिब्रिनोजिन ने। कैसे, फिब्रिन में कन्वर्ट होके। फिब्रिनोजिन एक प्रोटीन है जो खून के अंदर हल हो जाती है। फिब्रिन जो है वो हल नहीं होती, वो धागे बना, फिब्रिन का मतलब क्या है, फाइब्रिन, फाइबर, धागे, वो खून को जमा देती है, तो वो इस्तेमाल हो जाती है, बाकी जो चीज बचती है वो क्या कहलाती है, सीरम। ऐसा सीरम जिसमें किसी खास एंटीबॉडी के खिलाफ ऐसा सीरम जिसमें किसी खास एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज हों, वो सीरम उस एंटीजन का एंटी सीरम कहलाता है। जिस तरह आप देखते हैं स्नेक का वेनम का एंटी वेनम बन जाता है कि वो वेनम के खिलाफ एंटीबॉडीज इस सीरम के अंदर हैं। अगर वो वेनम किसी बंदे को काट लिया है तो मैं एंटीबॉडीज लगाऊंगा, तो आपको एटीएस पहले लगाते होते थे, एंटी टेटनस सीरम, कि बंदे का जख्म शख्म हुआ है तो उसको अगर टेटनस हो भी गई है या नहीं हुई तो उसको एटीएस लगाया जाता था, वो एंटीबॉडीज होती है। आपने पढ़ा हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर, ये वाली सारी बातें अगर आपको याद हों, पर आपको कहाँ याद होनी है, सही है। तो आपको एक बात समझ आई, वो क्या है कि पता लग गया ना, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा बंदे का ब्लड ग्रुप तो वो होगा। लेकिन देखो कोई बंदा अपने ही खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा कि मेरे ही आरबीसी जाके क्लम्प हो जाए, नहीं ना। तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, जो नहीं है, जो एब्सेंट है। इसका मतलब है इस बंदे में किसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, बी के खिलाफ, तो इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडी का नाम इस तरह लिखते हैं, एंटी बी या एंटी ए। नहीं समझ आई इस बात की, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होती, उसके एब्सेंट वाले के खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं, सही है। अच्छा, अब एक बंदा है जिसकी जीनोटाइप है आई बी या आई बी और स्मॉल आई। इस बंदे में एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन बी। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। इसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए नहीं लिखते होते, एंटी ए एंटीबॉडीज। ठीक है जनाब मौलवी साहब। इसके बाद एक तीसरा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है आई ए और आई बी। ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट है, इसका मतलब है दोनों विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स एट द सेम टाइम कंप्लीटली। तो ये ए बी एंटीजन दोनों है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। बंदे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी, एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, कोई भी नहीं, नो एंटीबॉडीज। और एक चौथा बंदा भी है जिसके अंदर स्मॉल आई। अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो सारे कॉम्बिनेशन हो गए पूरे, ठीक है। स्मॉल आई कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ओ, एंटीबॉडीज दोनों, एंटी ए भी और एंटी बी भी। ये जब बंदा पैदा होता है उससे पहले से ये ब्लड ग्रुप डिफाइन हो जाते हैं और ये पूरी जिंदगी तक ये जीन खुद को एक्सप्रेस करते रहते हैं इस तरह। इसलिए बंदे के अंदर हमेशा इसके खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं और ये सारी जिंदगी के लिए बंदे का ब्लड ग्रुप सेम रहता है।
और उसके अंदर वो एंटीबॉडीज बनती रहती है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या सूरत हाल है आपके अंदर। ब्लड ग्रुप बी है तो आपको फिर भी अंदाजा हो गया होगा, ए बी है तो भी समझ आ गई होगी, और ओ है तो भी आप समझ गए होंगे बात को कि क्या है। ऐसा सीरम, मैंने आपको एंटी सीरम की डेफिनेशन दी थी, ऐसा सीरम जिसके अंदर किसी खास एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज हों, उसे क्या कहते हैं, एंटी सीरम। और सीरम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि ब्लड कौन किसको दे सकता है। असल में हमने इससे बचना है, एग्लूटिनेशन से। अगर एग्लूटिनेशन होती है तो क्या होता है, बेसिकली एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, देखो मुझे एक बात बताओ, ये एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडीज होती है वाई शेप, आपको पता है ना, ये वाई शेप होती है, ठीक है। और ये क्या करेंगी, अगर किसी फर्ज किया ये एंटी ए एंटीबॉडी है और आपने बंदे को ए वाला ब्लड गलती से लगा दिया है, तो उसके आरबीसीज यहाँ फंस जाएंगे, सारे क्लम्प से हो जाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वाह वाह वाह, सारे आरबीसीज को वो पकड़ लेगी। इससे क्या होगा, क्लम्प्स ऑफ आरबीसीज बनेंगे, वो एक जगह पे जम जाएंगे। क्या वो, आपको पता है कैपिलरीज इतनी बारीक होती हैं कि उनमें आरबीसी सिर्फ एक लाइन में गुजर सकते हैं, तो क्या ये गुजर पाएगा? तो जगह जगह क्लम्पिंग की वजह से ब्लॉकेज हो जाएगी। ब्लॉकेज हो जाएगी तो आप समझते ही हैं सारी सूरत हाल को, ठीक है जनाब। तो अब क्या इस रिएक्शन से बचना है, क्योंकि अगर ये हो गया तो फौतगी पक्की है, ठीक है। अब हमने देखना है कि किसका ब्लड हम किसको लगा सकते हैं। तो हमने ये देखना है एंटीजन और एंटीबॉडी का फर्क क्या है और कौन सा बंदा किसको ब्लड दे सकता है। उसके लिए हम आसानी के लिए मैं आपके सामने 9th क्लास वाला काम दोबारा दोहराने लगा हूं और मैं आपके सामने एक पूरा का पूरा टेबल बना दूंगा और आपको समझ आ जाएगी। वो इस बुनियाद के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सूरत हाल है। सही है जनाब। इधर लिख दो ए, इधर लिख दो बी, इधर लिख दो ए बी और इधर लिख दो ओ। सिमिलरली इधर ए बी, ए बी और ओ। फर्ज किया जो बंदे ब्लड देते हैं ना उन्हें कहते हैं डोनर्स। क्या कहते हैं? फर्ज किया ये डोनर्स की लाइन है और ये जो है वो रिसिपिएंट जो ब्लड लेते हैं उनकी लाइन है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये वाला बंदा इस वाले बंदे को ब्लड दे सकता है। देखो अगर इसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी हैं, इसके एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी। ए वाले बंदे में एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एंटी बी किस एंटीजन को पकड़ता है? एंटी बी एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी होती है वो उसी को ही पकड़ेगा ना। देखो ना मैंने क्या कहा था, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज इक्वल टू एग्लूटिनेशन। तो एंटी बी एंटीबॉडी एंटीजन बी को ही पकड़ती है ना, उसको ही क्लम्प करती है ना। देखो मैंने यहां कहा ना एंटी ए है तो ए वाले ब्लड ग्रुप वाले फंस गए, ठीक है ना। अच्छा तो इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी जरूर है लेकिन इसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो उसको आराम से ब्लड दे सकता है। ए वाला बंदा बी वाले को दे सकता है ब्लड, कैसे वाला? वो एंटी ए वाले बंदे में कौन सी एंटीबॉडीज है? बी, एंटी बी, सही है। तो ये वाले आरबीसीज गए और बी वाले में कौन सी है? एंटी ए, तो आने वाले भी गए, डोनर्स ने जो दिए थे वो भी गए और रिसिपिएंट वाले भी गए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी है? ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो वो आराम से देखो ए वाले में कौन सी एंटीबॉडी है? बी, एंटी बी। ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी इसके खिलाफ है? आमतौर पे देखते हैं डोनर वाले का जो आ रहा है ना रिसिपिएंट में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है। तो इसमें कोई एंटीबॉडी होती है तो हम आराम से दे नहीं सकते, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ओ वाले में कौन सी एंटीबॉडी होती है? दोनों, एंटी ए बी और एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडीज भी। तो क्या ओ वाला इससे ब्लड ले सकता है? नॉट पॉसिबल। जितना ब्लड ये देगा उन सारों के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये उसको ब्लड नहीं दे सकता, ये रिसिपिएंट नहीं है, नहीं ले सकता। सिमिलरली अगर आप बी के ऊपर जाएं तो क्या बी वाला ए वाले को ब्लड दे सकता है? नहीं। क्यों? ए वाले में एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, जितने आरबीसीज आप लगाएंगे सारे खराब हो जाएंगे। क्या बी वाला बी वाले को दे सकता है? ऑब्वियसली जिस तरह ए वाला ए वाले को दे सकता था। सिमिलरली ए बी वाले को दे सकता है। इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है तो जो मर्जी लगाओ, और इसके अंदर दोनों है, लगा के दिखाओ जरा, समझ गए? अच्छा ए बी वाला ए वाले को दे सकता है? नो। देखो इसमें कौन सी एंटीबॉडी, मैंने क्या कहा था, रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज और डोनर के सेल्स देखते हैं, ठीक है। इसकी एंटीबॉडीज क्या होंगी? इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज हैं? एंटी बी। इसके आरबीसी गए कि नहीं गए? इसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी हैं?
एंटी ए, इसके आरबीसी क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन ए है। ए बी वाले को तो दे सकता है क्योंकि ना उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं ना ही कोई उसके अंदर है, तो आराम से काम चल जाएगा। इसके अंदर दोनों है, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अब इसकी बारे आए, इसके अंदर कोई एंटीजन है, भावे इसके अंदर लाख एंटीबॉडीज हो, क्या फर्क, जब एंटीजन ही नहीं है, मुंह ही नहीं है तो चुपेड़ कैसे मारोगे? समझ आ गई बात की? तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज है? एंटी ए। इसके अंदर कोई एंटीजन ए है तो आराम से दे सकता है, ये डोनर है, याद रखिएगा, सही है। ए एंटी, इसके अंदर दोनों कोई भी नहीं है, ये तो आराम से ही दे सकता है, और इसके अंदर हो भी तो वो आपस में एक दूसरे के साथ सेम है। लेकिन मुझे एक सिर्फ इतनी सी बात बताइएगा, देखो इसके ब्लड, इसको तो आपने लगाया है, देखो ए वाले के अंदर, ए वाला ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज तो है ना, कि नहीं है? तो ये डोनर के ब्लड के साथ जो कोई थोड़ा सा सीरम आएगा, प्लाज्मा, जो डोनर का ब्लड होगा, क्या वो इनको क्लम्प नहीं कर सकता? देखो ना, एंटी बी एंटीबॉडीज है कि नहीं ए में, तो क्या वो इसका नुकसान नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन ये नुकसान बड़ा मिनिमल होता है, या फिर दूसरी बात होती है कि एंटीजन होता है आरबीसी की सरफेस पे, और एंटीबॉडी कहाँ होती है? सीरम में। हम सीरम अलग कर लेते हैं, आरबीसी अलग करके, हम प्लाज्मा अलग करके और आरबीसी साफ करके वॉश करके वो लगा देते हैं, वो लग जाते हैं। लेकिन डॉक्टरों को जरूरत नहीं पड़ती, आमतौर पर कोई ना कोई डोनर मिल ही जाता है तो गुजारा चल जाती है। अंदाजा हो गया जनाब सारी बात का? ठीक है, तो ये है सारा कुछ व्हाट वी से दी आरबीसीज और ब्लड डोनेशन का सारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सारा लुबेलबाब, सही है। और इसके अंदर कोई बात है तो हाँ, अब हम देखें तो इसके डिस्प्यूट्स को जेनेटिक्स की बुनियाद पे हम इन चीज़ों के डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। मसलन आपके सामने एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को ज़रा ऊंची आवाज़ में पढ़ना। एक बच्चा है, दो पेरेंट्स हैं, जनाब पढ़ो। हाँ, एक अस्पताल के, ये नर्सरी जो अस्पताल की होती है ना, बच्चे बहुत सारे पैदा होते हैं, वो नर्सें सारे एक जगह पर वो बच्चों को, एक खास कमरा सा होता है बड़ा साफ सुथरा, वो उसके अंदर रखती टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ चूंकि सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं तो वो मिक्सअप हो जाते हैं, शुरू में पता नहीं लगता। और खास तौर पर जो सस्ते होती हैं वो तो जाकर रोला डाल देते, साड़ी तक कुड़ी पैदा नहीं हुई, साड़ा मुंडा पैदा होया, वो बाकायदा लोगों से छीनने की कोशिश कर। हाँ सही बात है, बाकायदा नर्सें हैंकी पैंकी करती हैं, क्या पैसे पूसे लेके, तो भाई वो जो है ना जी ये मेरा है, तो तुम साड़ा बदल के तो तू लड़का रख दें, तो उन्होंने लड़की रख दी। हाँ सही बात है, सही है। एक आंटी ने मेरा छोटा भाई क्लेम कर लिया था जब हम वो जो पैदा हुआ था हॉस्पिटल में। ठीक है, तो अब डिस्प्यूट सॉल्व किस तरह होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लड ग्रुप की बुनियाद पे हो सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि क्या सीन होता है। देखो बताओ जी, दो बच्चे हैं, क्या हुआ, एक बच्चा है, ए बच्चे का नाम है 1 या ए, और एक बच्चे का नाम है बी। जनाब बेबी 1 का क्या ब्लड ग्रुप है? बी, और बेबी 2 का क्या है? ओ ब्लड ग्रुप। हाँ जी आगे। हाँ हाँ, एक जो फैमिली 1 है ओ हारिस साहब का क्या है? हारिस साहब का ए है, और उनकी बेगम शरीफ का ए बी। ठीक है, और यानी मिसिज हारिस जो हैं वो उनका क्या है? ए बी। जनाब इनका दूसरा जो कपल है उसका क्या सूरत हाल है? दोनों का, यानी उनके नाम बिलाल साहब है, ठीक है, और उनकी बेगम साहिबा है मिसिज बिलाल। इन दोनों का ए और ए है। ये उनकी फिनोटाइप उन्होंने हमें बता दी। क्यों? ब्लड ग्रुप का टेस्ट से पता लग गया, सिंपल सी बात है। वो कैसे होता है वो भी अगर आपने पूछना तो मैं बता दूंगा। जब मुझे एक बात बताएं, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बच्चा आई बी हो सकता है, या बच्चा आई बी स्मॉल आई हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है ब्लड ग्रुप बी की, सही है। अब ये बच्चा सीधी सी बात है स्मॉल आई है, अंडरस्टूड है। दूसरे वाला, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो सूरत हाल है, अच्छा ये मिस्टर बिलाल साहब जो हैं वो ए हैं, ये आई ए भी हो सकते हैं, आई ए भी हो सकते हैं, और आई ए स्मॉल आई भी हो सकते हैं। ये मिसिस बिलाल जो हैं वो भी सेम है, आई ए और स्मॉल आई। हारिस साहब जो हैं वो आई
आई ए हो सकते हैं या आई ए स्मॉल आई, और उनकी बेगम जो है वो आई ए और आई बी हो सकती हैं। अगर मेडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लिया जाए तो माँ की साइड से तो ये फिक्स काम है कि नहीं है, तो क्या स्मॉल आई आ सकता है? देखो अगर आप दोनों पॉसिबिलिटीज, मैं दोनों बोर्ड्स बना देता हूं वो सिर्फ समझाने के लिए, सही है। ये पॉसिबिलिटी इधर लिख लो हारिस साहब की, आई ए, मां की लिख दो आई ए आई बी, ऐसे ही है। यहां लिखो ए बी ए, मैं आई हुई साथ नहीं लिख रहा, यहां पे लिखो ए बी, यहां पे लिखो ए, यहां पे लिखो ए बी। क्या स्मॉल आई आया है? बच्चा, इनका बच्चा ओ हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। और एक दूसरी कंडीशन है, फर्ज क्या, ये वाली सिचुएशन लगा लो, आई ए स्मॉल आई और आई ए और आई बी। यहां ए स्मॉल आई और बी ए और बी स्मॉल आई, इनका बच्चा भी पैदा हो सकता है ओ? नो। इस कंडीशन में अगर फर्ज किया ये वाली सिचुएशन लगा दी जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है, आई ए स्मॉल आई और आई ए स्मॉल आई, मां और बाप दोनों, तो ये हो गया ए ब्लड ग्रुप, ये हो गया आई ए स्मॉल आई, ये भी ए ब्लड ग्रुप, आई ए स्मॉल आई, और ये स्मॉल आई। सो जो बेबी 2 है दैट बिलोंग्स टू मिस्टर बिलाल एंड बेबी 1 बिलोंग्स टू मिस्टर हारिस। एक बात याद रखिएगा, लेकिन एक चीज सिचुएशन ऐसी होती है, मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, बॉम्बे फिनोटाइप, जिसके अंदर नॉट पॉसिबल के समटाइम ए बी वाले पेरेंट का बच्चा ओ हो सकता है, क्योंकि वो दिखता ओ है लेकिन होता नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए ये वाले डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अदालतों में खास तौर पे, अगर तो वक्ती तौर पे पेरेंट्स मान जाएं कि हाँ जी ठीक है तो सही है, अदरवाइज अदालत जब फैसला करेगी तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज़्यादा ऑथेंटिक टेक्निक है, वो उसकी बुनियाद पे, डीएनए की बुनियाद पे फैसला करेगी, ना कि ब्लड ग्रुप्स की बुनियाद पे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।